नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश की माध्यमिक शिक्षक भर्ती या फिर वर्ग 2 की चयन परीक्षा की मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम आया है, उनके ऑनलाइन दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया 20 से 29 नवंबर तक पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद में लगभग पूरा एक हफ्ता व्यतीत हो चुका था। विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार हमारा ऑफलाइन वेरिफिकेशन कब होगा। तो उसी के संबंध में डीपीआई का अपडेट आ चुका है। तो आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। डीपीआई कितने तारीख से दस्तावेजों का सत्यापन प्रारंभ करने वाला है, आपका किस दिन दस्तावेज का सत्यापन होगा, आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाना है, और आपको यदि रिजेक्ट किया जाता है तो किन कारणों से रिजेक्ट किया जाएगा, वो कारण भी आपको इस जो आदेश आया है उसमें देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से 4 दिसंबर को यानी कल ही एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक को, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को किस विषय में कि माध्यमिक शिक्षक विषय खेल गायन वादन और प्राथमिक शिक्षक के इसके ही साथ में जो खेल गायन वादन और नृत्य चयन 2024 के पद पर नियोजन अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन के संबंध में दिनांक 5/12/2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में, यानी इसके लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है 5 तारीख को कि किस तरीके से सत्यापन किया जाना है। देखिए, विषयांतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल गायन वादन तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य चयन परीक्षा 2024 अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई 8/12/2025 से प्रारंभ की जाना है, यानी 8 तारीख से आपकी दस्तावेजों के सत्यापन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस हेतु संभागीय कार्यालय में जो संभागीय संयुक्त संचालक बैठते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी बैठते हैं, वो दस्तावेजों के मुख्य सत्यापनकर्ता अधिकारी होंगे। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार जिले और संभाग में 1 या 2 सत्यापन केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए सत्यापन के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 5/12/2025 को दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित है। इसलिए जितने भी लोग हैं, जिन प्राचार्यों को, जिन लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बैठना है, उनको इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ना बिल्कुल अनिवार्य किया गया है। तो इससे एक बात क्लियर हो चुकी है कि आज 5/12/2025 को दस्तावेजों का सत्यापन होगा और 8/12/2025 से यानी परसों नरसों से आपकी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आपके पास में आज को छोड़ करके केवल 2 दिन बचते हैं। तो इसलिए अब इसकी प्रक्रिया में आपको क्या करना है वो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये मत सोचिए कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आइए बताता हूं आगे की प्रक्रिया आपको क्या करना है। अब देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय ने 4 तारीख को ही एक दूसरा पत्र भी यहां से प्रेषित किया था अपने वहां से, जहां उन्होंने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक को और जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र लिखा था। विषय वही माध्यमिक शिक्षक विषय खेल गायन वादन और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के नियोजन अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन बाबत। इसमें क्या लिखा है कि उपरोक्त विषयांकित पदों के लिए नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो विद्यार्थियों का चयन किया गया है, उनके दस्तावेजों का सत्यापन जिला और संभागीय मुख्यालय पर किया जाना है। इसके लिए नियोजन निर्देशिका 2025 जारी की गई है, वो आपने देख ली होगी, जो टीआरसी एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपसे अपेक्षा है कि सत्यापन कार्य के पूर्व आप स्वयं एवं सत्यापन कार्य में संलग्न सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त निर्देशिका, परीक्षा हेतु जारी रूल बुक तथा अन्य सुसंगत नियम, अधिनियम एवं निर्देशों का अध्ययन कर लीजिए। सत्यापन के संबंध में निम्नानुसार निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। तो देखिए, अब एक लोग क्या कर सकते हैं, ये जो जारी की गई है प्रक्रिया, ये अधिकारियों के काम की है कि भैया इनको
अगर ऊंची आयु निम्न आयु की गणना करनी है तो वो कैसे करेंगे, किन कारणों से आप रिजेक्ट कर सकते हैं, वो सब बताया गया है। देखिए सबसे पहले न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु क्या है। तो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के लिए दिनांक 1/1/2024 गणना तिथि होगी। निर्धारित न्यूनतम आयु अनुसार दिनांक 1/1/2003 के पश्चात जन्म लेने वाले अभ्यर्थी इसके लिए अपात्र होंगे। यानी 1/1/2024 आपकी न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की गणना तिथि रहेगी। इसलिए निर्धारित न्यूनतम आयु अनुसार यदि किसी ने 1/1/2003 के पश्चात यानी 1 जनवरी 2003 के पश्चात यदि किसी विद्यार्थी ने जन्म लिया है तो ये मान करके चलिए वो इस प्रक्रिया में अमान्य घोषित हो जाएगा, उसको बाहर किया जाएगा। इसलिए आपकी अधिकतम आयु नहीं होना चाहिए और आपकी न्यूनतम आयु अधिकतम आयु से ज्यादा नहीं होना चाहिए और न्यूनतम आयु से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि आपका जन्म 1/1/2003 के पश्चात है तो आप इस चीज के लिए अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए अब जो अधिकतम आयु सीमा है, पुरुष आवेदक जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनको मैक्सिमम आप देख लीजिए आयु 40, 49, 45, 54, ठीक है ना। यदि अतिथि शिक्षक के लिए लिखा गया है तो ये आप सब पढ़ लीजिए। तो अधिकतम आयु पुरुष महिला के लिए सब कुछ दिया गया है। अब इसके बाद में विस्तृत निर्देश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी नियम पुस्तिका में दिए गए हैं। नियम पुस्तिका भी इसी के नीचे लगाई गई है। आयु सीमा के संबंध में क्या मान्य किया जाएगा, आपके जन्म कब हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में जो दस्तावेज मान्य किया जाएगा। यदि आपकी 10वीं में जन्म तिथि अंकित है तो 10वीं और 12वीं में अंक सूची में जन्म तिथि है तो वो देखिए आयु सीमा के संबंध में कक्षा 10 अथवा कक्षा 12वीं की अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र जिसमें उसकी जन्म तिथि सुस्पष्ट रूप से अंकित हो वही स्वीकार किए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में ही अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जाना है। मतलब मूल रूप से आपकी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट ही जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार की जाएगी। अन्य दस्तावेज हैं वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हाँ, यदि कोई विशेष परिस्थिति होती है कि आपके जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि नहीं दी गई है या कुछ है, तब जन्म प्रमाण पत्र वगैरह की यदि आवश्यकता पड़ती है तो बात अलग है। लेकिन मेरे ख्याल से 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में लगभग सारे विद्यार्थियों के और मैक्सिमम लोगों के में कक्षा 10वीं में ये आपको देखने को मिल जाएगा। शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यताएं देख लीजिए। भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार आप पढ़ लेना। शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी जैसे आपको बीए बीएड यूजी की जो आपसे पूछा गया है, स्नातक की बीएड की 10वीं 12वीं की जो अंक सूची मांगी गई है, बीएड डीएड मांगा गया है, वो आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जो चयन परीक्षा हेतु जारी नियम पुस्तिका के बिंदु क्रमांक अनुसार मान्य होगी। तो बिंदु क्रमांक 3 में जितनी हाईएस्ट तारीख होगी वहां तक आपको कंप्लीट होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता या व्यवसायिक योग्यता की जो अंक सूची है वो सत्र 2024 या 25 तक ही मान्य होगी। ऐसा नहीं कि अब आप आखिरी साल में आ गए 2025-26 आपका चल रहा है, 26 में कंप्लीट होगा तो वो मान्य नहीं होगा। दस्तावेज सत्यापन की तिथि को मूल अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी जिस दिन आपका भौतिक सत्यापन 8 तारीख से है, जिस दिन आपके द्वारा सत्यापन कराया जाएगा उस दिन आपके पास में मूल अंक सूची होना चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता के संबंध में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की अंक सूचियां ही मान्य की जाएंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा समय समय पर फर्जी विश्वविद्यालय संस्थाओं की सूची प्रकाशित की जाती है। तो यूजीसी की साइट पर देखें, यानी आपने किया है तो वो यूनिवर्सिटी फर्जी तो नहीं है। इसी प्रकार से बीएड डीएड की अंक सूची के सत्यापन के समय एनसीटी द्वारा जारी की गई मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची को भी ध्यान में रखा जाना है। आपसे अपेक्षित है कि सत्यापन दिनांक को विशेष सतर्कता बरतेंगे। तो ये निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। तो आपकी यदि फर्जी अंक सूची किसी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की है तो आप अमान्य घोषित किए जाएंगे। अब और क्या कहा गया है कि सत्यापन के दौरान इस तथ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि ऑफ कैंपस केंद्रों के माध्यम से दी गई डिग्री
मान्य नहीं है। यानी ऐसे केंद्र जो ऑफ हो चुके हैं, ऑफ कैंपस हैं, उनके माध्यम से दी गई डिग्री मान्य नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं आरक्षण। तो आरक्षण में भी भैया उनने कहा एक तो आपका प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए। अब जैसे अनुसूचित जाति जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र, तो वो अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से। अनारक्षित वर्ग जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो तहसीलदार से। अनिम्न श्रेणी का राजस्व अधिकारी होना चाहिए, उसके माध्यम से। स्थानीय मूल निवासी का प्रमाण पत्र तहसीलदार नायब तहसीलदार श्रेणी का राजस्व अधिकारी होना चाहिए। इसके अलावा कह रहे हैं कि आपकी पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा का विषय समान होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो भी आपकी अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। अतिथि शिक्षकों का भी आपके 3 सत्र वो है 30 अप्रैल 2025 तक पूर्ण होना चाहिए, तो आपको मान्य किया जाएगा, अन्यथा आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ये निर्देश दे दिए गए हैं डीपीआई के माध्यम से। तो ये अतिथि शिक्षकों का, इसी प्रकार से डबल डिग्री का भी कि भैया 2 डिग्री रेगुलर नहीं होनी चाहिए, एक प्राइवेट और एक रेगुलर चल सकती है। और जिस दिव्यांग विद्यार्थी का जिस दिव्यांगता की श्रेणी में हुआ है उसी का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है। इन्होंने उदाहरण भी दिया कि आपका चयन मल्टीपल डिसेबिलिटी में हुआ है और आपके पास अस्थिबाधित का प्रमाण पत्र है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी और 40% स्थायी दिव्यांगता होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं मूल बात। अभ्यर्थियों से क्या अपेक्षित किया गया है कि वे आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के भी 2 सेट में आपको प्रस्तुत करने होंगे। 3 बनाइए, 3 सेट, 2 सेट आपको प्रस्तुत करने होंगे, 3 सेट बना करके ले जाइए। ठीक है, उसमें स्वप्रमाणित आपको आपके हस्ताक्षर करने हैं और स्वप्रमाणित, तो पहले स्वप्रमाणित लिखेंगे, उसके नीचे आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो ऐसे 3 सेट आप लेकर के जाइए। मूल दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना है। यानी आपसे कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, जो आपने अपलोड किए हैं टीआरसी की वेबसाइट पर वही वही दस्तावेज आपको लेके जाना है। उपरांत स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के जो 3 सेट, ठीक है, मैंने कहा था ना 3 सेट, उसमें से एक सेट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में और दूसरा सेट संयुक्त संचालक कार्यालय जो संभाग स्तर पर होता है वहां सुरक्षित रख लिया जाएगा। इस सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से मिलान करा के कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे और इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थायी स्थिति की ऑनलाइन जेनरेट पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। यानी आपको दस्तावेज सत्यापन की रिसिप्ट आपको दी जाएगी, वो सुरक्षित रखना है। अभ्यर्थी सत्यापन करता अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आईडी तथा आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होंगे। तो आप एक आईडी लेकर के जाइए। मेरे विचार से आपने ई-केवाईसी जो आधार की लगी थी आपकी, वो आधार नंबर आप लेके जाएं, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए आधार कार्ड लेकर के जाइए, ठीक है ना। दस्तावेज सत्यापन उपरांत अनुसार प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात, दस्तावेज सत्यापन के उपरांत संबंधित सत्यापन अधिकारी अभ्यर्थी की नस्ती में एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिखेंगे। जिन अभ्यर्थियों की नस्ती में रिजेक्ट लिखेंगे उस पर रिजेक्शन के लिए निर्धारित कारण भी लिखकर सत्यापन करता अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। तो रिजेक्शन का कारण भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। और आपकी ही उपस्थिति में क्या लिखा, सत्यापन करता अभ्यर्थी की नस्ती में। चलिए देखिए, हाँ देखिए रिजेक्शन का कारण क्या है। नस्ती में मतलब आपके साथ आपको ही लिख करके दे देंगे रिजेक्ट। नस्ती माने आपने जो लगाया, आपको जो रिसिप्ट दी जा रही है उसमें भी वो कारण लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब रिजेक्शन के देखिए मेन कारण क्या है ये आप समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं जिन विद्यार्थियों को डर लग रहा है कि मुझे बाहर तो नहीं कर देंगे, तो आप एक पॉइंट जरूर देख लीजिए। आयु कम होना पहला ऐसा कारण है कि उनने कह दिया 1/1/2003 के पश्चात जिन भी अभ्यर्थियों का जन्म हुआ है और वो चयन परीक्षा में चयन हो गया है वो सब बाहर होने वाले हैं। इसलिए आप देख लीजिए, यदि आपकी आयु कम है तो आप बाहर होंगे, नहीं है तो एक कारण से आप खुश हो जाइए। आयु अधिक होना ये दूसरा कारण है। अगर आपकी 40 से 45 जो भी 49 आपको जो निर्धारित की गई हो, उससे यदि आप ज्यादा होते हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा।
आयु संबंधी या आयु छूट संबंधी एज रिलैक्सेशन का जो दस्तावेज है, यदि आप वो प्रस्तुत नहीं करते हैं तो वो लगा लीजिए। जो भैया 24-25 साल के हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसों को तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा का विषय पृथक पृथक होना, यानी आपने हिंदी विषय से पात्रता परीक्षा पास की थी और चयन परीक्षा आपने संस्कृत विषय से पास की है तो भी आप अमान्य घोषित होंगे। दूसरी, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करना अथवा योग्यता के मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना, यानी जैसे आपको बीए बीएड निर्धारित योग्यता थी या फिर बीए डीएड निर्धारित योग्यता थी, यदि आपके पास इसके सर्टिफिकेट नहीं है, इसकी पूरी मार्कशीट नहीं है, तो भी आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके भी मूल दस्तावेज चाहिए। इसके अलावा निर्धारित प्रशिक्षण या व्यावसायिक योग्यता धारित नहीं होना अथवा इन योग्यताओं के मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना। ठीक है ना, ये वो ही कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण नहीं करना, यानी जो आपको 50% मार्क्स के बारे में कहा गया था कि कम से कम इतना होना चाहिए, तो यदि आप वो बीए बीएड में आपके 50% से कम मार्क्स हैं तो भी आपको बाहर कर देंगे। प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त नहीं करना, यानी यदि आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्य नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। या फिर एनसीटीए से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त नहीं करना, यानी आपका ऐसा कॉलेज जो एनसीटीई से वेरीफाई नहीं है, अप्रूव नहीं है, वहां से आपने बीएड किया हुआ है और यहाँ पकड़े जाते हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। जिसके पास आरक्षण का प्रमाण पत्र यानी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना, ये भी आपके बाहर होने का कारण बन जाएगा। जिनका चयन दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक में हुआ है उनको भी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत यदि वो नहीं कर पाते हैं तो बाहर कर देंगे। इसी प्रकार से यदि आपका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ है और 40% अथवा अधिक दिव्यांगता का स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आपको अमान्य घोषित किया जाएगा। चयनित दिव्यांगता श्रेणी एवं प्रमाण पत्र में अंकित दिव्यांगता श्रेणी में भिन्नता होना, जैसे आपको बता दिया था कि अगर आपका मल्टीपल डिसऑर्डर है, यदि आपने लगाया कि मुझे पूरे शरीर में दिव्यांगता है और आप केवल कर्ण बधिर पाए जाते हैं तो अब फिर आपकी अभ्यर्थिता अमान्य कर दी जाएगी। ऐसे ही अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों न्यूनतम 30 दिवस प्रति सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं होना। ये भी आवेदक द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में अन्य स्थान से उपाधि या पत्रोपाधि अर्जित की है तो ये भी नहीं चलेगा, इसलिए आपको बाहर कर देंगे। और आवेदक ने एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि, 1 उपाधि एवं 1 पत्रोपाधि नियमित रूप से अर्जित की है तो भी बाहर कर देंगे। और आपने बोनस अंक प्राप्त किए हैं, चाहे चटनी कर्मचारी के हों, चाहे एनसीसी के हों, चाहे भूतपूर्व सैनिक, कुछ भी होता है, लेकिन आपने यदि उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया तो भी आपको बाहर कर देंगे। और अन्य कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं जो कि वहां देखने से ही चलेंगे, जैसे किसी के नाम इत्यादि की त्रुटि से किसी को बाहर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यदि आपका नाम पूरा ही परिवर्तन हो गया, जैसे एक केस देखने को मिला था कि उसका नाम दीपिका कुछ था और बाद में उसने किसी मार्कशीट में पद्मिनी कृपलानी लिखा था, तो इस प्रकार से आपके नाम मान्य नहीं होंगे। हाँ भैया, यदि आपका अरविंद की जगह अरविंद्र हो गया है, ब्रजेंद्र की जगह ब्रजेंद्र हो गया है, तो ऐसी जगह पर आपका ये चल सकता है, वहां एक एफिडेविट लग जाएगा, लेकिन बाकी जगह नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। इसके अलावा एक बात और कही गई है, दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी स्वयं ही उपस्थित होंगे। आप ये नहीं चल सकता है कि आप किसी और दूसरे को अपनी जगह पर भेज दें। हाँ, यदि आप सक्षम नहीं है, आपके हाथ पैर में चोट है या कोई दिक्कत है, तो आप अपने साथ किसी को लेकर जाएं, लेकिन आपको स्वयं उपस्थित होना होगा। इसलिए इस संबंध में अभ्यर्थी से आईडी संबंधित अभिलेख प्राप्त किया जाए, इसलिए आप आधार कार्ड वगैरह लेकर के जरूर आइए। इसके बिना आपसे प्रति कार्रवाई नहीं की जाएगी या दस्तावेज की प्रक्रिया में हो सकता है सम्मिलित ना होने दें। और दस्तावेज सत्यापन की संभागवार संख्यात्मक जानकारी संलग्न प्रपत्र 2 में प्रतिदिन प्रेषित की जाए। दस्तावेजों के सत्यापन का दायित्व
पूरी तरह से संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। इस हेतु किसी अन्य समिति का गठन नहीं किया जाना है। उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज के सत्यापन की कार्रवाई संपन्न कराएं, आयुक्त द्वारा अनुमोदित। ठीक है ना। और के द्विवेदी जो संचालक हैं, आपने इनका नाम जानते होंगे, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के, इनके द्वारा ये पूरी प्रक्रिया कही गई है, इसलिए आप इस कार्रवाई के ऊपर ध्यान दें। और ये तो ये पूरी पावती है जो आपको मिलेगी। दस्तावेज सत्यापन केंद्र का नाम प्रमाणित किया जाता है, आपका पिता का नाम, आपका नाम, आपके पिता का नाम, चयन परीक्षा का रोल नंबर, विषय और कितने तारीख को आप दस्तावेज की ओर उपस्थित हुए और इसका मिलान किया गया। ठीक है। और ये दैनिक जानकारी है कि कितने अभ्यर्थियों की संख्या का वेरिफिकेशन हुआ, कितने आए थे, कितने क्या है, ये सब लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। देखिए, माध्यमिक शिक्षक नियोजन विषयमान से एवं माध्यमिक शिक्षक खेल तथा माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन 2025 दस्तावेजों की सूची। सबसे पहले आप टीआरसी प्रोफाइल के हिसाब से देख लीजिए। आपने पात्रता परीक्षा की अंक सूची लगाई थी, वहां सबसे पहले टीएसटी की मांगी गई थी। आपने चयन परीक्षा की अंक सूची लगाई थी, वहां टेट की मांगी गई थी दूसरे नंबर पे। लेकिन आप ध्यान रखें कि पात्रता परीक्षा की अंक सूची यानी टेट की और चयन परीक्षा यानी टीएसटी की अंक सूची आपको लगानी है। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं या 12वीं की अंक सूची। ठीक है ना। मान्यता प्राप्त बोर्ड की हायर सेकेंडरी यानी 12वीं, तो 10वीं की भी अंक सूची लगाना है, 12वीं की भी लगाना है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातक उपाधि की अंक सूची होनी चाहिए, यानी बीए संस्कृत के अभ्यर्थी जो हो गए वो शास्त्री या फिर जिसके पास बीए के समकक्ष है वो उपाधि। यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातकोत्तर की उपाधि की अंक सूची। यदि आपने पीजी की जानकारी वहां फिल की है और सर्टिफिकेट लगाए हैं तो आप पीजी की भी मार्कशीट इसमें लगाइए और अपने साथ लेकर के जाइए। ठीक है ना। इसके अलावा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, यानी चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आता हो, तो उसके पास में जो जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी हो, वैध हो और नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, यानी ऑनलाइन उसकी क्रमांक संख्या वहां शो होनी चाहिए लागू होने की दशा में। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप पे लागू होगा, आप अनुसूचित जाति हैं कि तो आप पे लागू होगा। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ये केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से लगेगा जो मध्य प्रदेश के हैं। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र तो मिनिमम आपसे 3 वर्ष के मांगे जाएंगे यदि आपने किया है। ऐसे ही स्थायी दिव्यांगता 40% अथवा अधिक, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो लेके जाइए। एनसीटीए से मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड, बीएलएड, स्पेशल बीएलएड, स्पेशल डीएलएड और यहीं पर आप बीएड भी सम्मिलित कर लीजिए। ठीक है ना। तो बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर या वर्षों की चलेगी। आयु छूट यदि आपको एज रिलैक्सेशन मिला है तो आप वो लेकर के जाइए। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन आपको लगाना है। उपनाम परिवर्तन यदि आपका हुआ है तो नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति लागू होने की दशा में आपको शपथ पत्र लगाना है। यदि आपने एनसीसी का प्रमाण पत्र किया है तो लागू होने की दशा में आप वो भी लगाएंगे। यदि आप शासकीय सेवा के सरकारी सेवा में कर्मचारी हैं तो एनओसी लगाएंगे। इसके अलावा और भी कोई दस्तावेज आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम सभी के लिए पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा की अंक सूची मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो चाहिए। पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा, 10वीं, 12वीं, बीए, बीएड की अंक सूची, मध्य प्रदेश के मूल निवास की, यदि आपका चयन किसी कैटेगरी में हुआ है तो उस कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड आप साथ में ले जाएंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे और बाकी यदि आप पे जो चीजें लागू होती हैं वो भी आप साथ में लेकर के जाएं तो निश्चित रूप से आपका चयन हो जाएगा और घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से इसलिए मैंने आपको बता दिया कि किस कारण से अमान्य किया जा सकता है, वो मुख्य कारण आपको बता दिए। इसके अलावा किसी विद्यार्थी को बाहर नहीं किया जाने वाला है, वो भी हमारे और आपके जैसे ही लोग हैं, वो समझते हैं कि आप किस प्रक्रिया से गुजर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए बड़ी सावधानी सतर्कता के साथ जाएं, अच्छा अपना रवैया दिखाएं, बड़े अच्छे ढंग से अपना वेरिफिकेशन कराएं और उसकी रिसिप्ट अपने साथ जरूर लेकर के आए।
धन्यवाद। आपको आपके शिक्षक बनने के अग्रिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।